स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र के पहले चरण में दोनों सदनों में रिकॉर्ड कामकाज। लोकसभा में 121% से अधिक उत्पादकता। 14 मार्च से होगा सदन का दूसरा चरण। कोविड संकट के चलते अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद महंगाई को काबू में रखने में सफल रही सरकार। राज्यसभा में वित्त मंत्री का आम बजट पर चर्चा का जवाब। कहा, विकास केंद्रित बजट में अगले 25 साल का विजन। यूक्रेन संकट के बीच क्वाड विदेश मंत्रियों की अहम बैठक। मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का संकल्प। आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन समेत कई विषयों पर गंभीर मंथन। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में चुनाव प्रचार में तेजी। प्रधानमंत्री ने की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनसभा। कहा, विकास का डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। राहुल गांधी का बीजेपी पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप। और टेबल टेनिस नेशनल कोच सौम्यदीप राय मैच फिक्सिंग के दोषी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन को किया सस्पेंड। प्रशासन की नियुक्ति का आदेश। खिलाड़ी मनिका बत्रा की याचिका पर फैसला। और अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। बजट सत्र के पहले चरण में शानदार कामकाज हुआ। पहले हिस्से में राष्ट्रपति अभिभाषण और आम बजट पेश किया गया। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर व्यापक चर्चा भी हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि बजट सत्र के प्रथम चरण में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक सहयोग से सदन ने 121% की उत्पादकता हासिल की है। सदन में विषयों पर व्यापक चर्चा संवाद हुआ। ये परंपरा लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। नागरिकों का लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ता है। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के समय के स्थान पर 15 घंटे 13 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 60 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। 60 अन्य मान्य सदस्यों ने अपने भाषण को सभा पटल पर रखा। इसी प्रकार आम बजट पर सामान्य चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के स्थान पर कुल 15 घंटे 33 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 81 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। 63 मान्य सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे। राज्यसभा की कार्रवाई आम बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद 14 मार्च सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इसी के साथ उच्च सदन में बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हुआ। कार्यवाही स्थगित करने से पहले उपसभापति हरिवंश ने बजट सत्र के पहले चरण में उच्च सदन में जिस तरह से कामकाज हुआ उसे लेकर सभापति और अपनी तारीफ से खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के पहले चरण में उच्च सदन में तय समय से आधे घंटे अधिक कामकाज हुआ। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। The credit for this goes to every member of this house. As a result, the members could not only participate effectively in the discussion on the motion of thanks to the President address and general discussion on the budget, but also were able to raise 51 start questions, 71 hour submissions, and about 17 0-hour submissions, and about 50 special mentions. I compliment all sections of this august House for effective functioning of the House in a very positive way during this part of the budget session. आम बजट 2022-23 का अहम उद्देश्य निरंतरता को बनाए रखना है और इससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी। राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही। वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 का बजट अर्थव्यवस्था में स्थिरता, निरंतरता और कराधान के मामले में भरोसा लाने के लिए है। बजट का मकसद सतत आर्थिक पुनरुद्धार हासिल करना है। उन्होंने कहा कि इस बजट में भारत के 100 साल के होने को लेकर एक दूरदृष्टि है और इसके मद्देनजर सरकार का ध्यान विकास पर केंद्रित है। India's 25 years, the coming 25 years are going to be important. No wonder we are calling it as Amrit Kaal. And these 25 years, if there is no vision, if we do not have a vision for India at 100, sir,
we will suffer similarly as was the first 70 years when 65 years were with the Congress, which had no vision except for supporting, building and benefiting one family. Except for that, there was no vision in this country. वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.57 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 2008-9 की वैश्विक मंदी में 2.12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। Global competitiveness, 71th rank in 2014-15, 43rd rank now. Global Innovation Index, 76th rank in 2014, 46th rank in 2021. Logistics Performance Index, 54 in 2014, 44 now. So all these metrics show that we are not running standing there. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वन ओशन शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वस्थ और सतत महानगरीय पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण और इसे मजबूत बनाने पर जोर दिया। वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में 9 से 11 फरवरी के दौरान किया गया, जिसमें समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण पर चर्चा हुई। India has always been a maritime civilization. Our ancient scriptures and literature talk about the gifts of the oceans, including marine life. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड ऐसा एजेंडा बना रहा है जो मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाला हो। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में क्वाड के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में भारतीय, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री शामिल हुए। इस दौरान यूक्रेन को लेकर तनाव, अफगान संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबाव पर बढ़ती चिंताओं पर चर्चा की। इसके अलावा कोरोना वायरस टीके के वितरण और आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड के आतंकवाद जैसे साझा वैश्विक खतरों से निपटने और समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने की पहल का स्वागत किया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। We reviewed the Quad's ongoing efforts to combat the COVID pandemic and agreed to expedite delivery of safe and affordable vaccines, support capacity building, and augment infrastructure for last-mile delivery. Quad's discussions and efforts to build resilient supply chains, enhance availability of trusted critical technologies, counter disinformation, and uphold a rules-based multilateral trading system will contribute to fostering global economic resilience. क्वाड वार्ता से पहले सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। इस मौके पर स्कॉट मॉरिसन ने वर्तमान में भू राजनीतिक बदलाव को लेकर समूह के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हम में से प्रत्येक ऐसे विश्व व्यवस्था के लिए खड़ा है जो स्वतंत्रता का समर्थन करता है और विशेष रूप से स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में एक साथ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री के साथ भी अलग-अलग द्विपक्षीय बैठक की। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रचार में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास बीजेपी की प्राथमिकता है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि लोगों ने डबल इंजन की सरकार के लिए एक बार फिर मतदान करने का मन बना लिया है। पलायन यही एक मुख्य मुद्दा रहा। पलायन, पलायन, पलायन। ये चुनाव पलायन को पलटने वाला, पर्यटन को बढ़ाने वाला चुनाव है जी। आपको तय करना है कि इस चुनाव में
पर्यटन को बढ़ावा देने वाले लोग चाहिए कि पलायन को बढ़ावा देने वाले लोग चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे अब पलायन बंद होना चाहिए, पर्यटन होना चाहिए। पलायन बंद होना चाहिए और अब परिवर्तन होना चाहिए, अब पर्यटन होना चाहिए। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव में पार्टियां धर्म और जाति के आधार पर वोट मांग रही हैं। असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि आज युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। किसानों को उनकी फसल का पैसा नहीं मिल रहा है। नेता जानता है कि आपके सामने आएगा, चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें होंगी, आपको बताया जाएगा कि रोजगार मिलेगा, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, हर चीज कह जाएंगे, लेकिन जब वापस आएंगे तो वोट वैसे भी उस आधार पर नहीं मांग रहे हैं। वोट वैसे भी अपने काम के आधार पर कोई नहीं मांग रहा है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के साथ गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान कल पूरा होने के बाद पार्टियां अगले चरण के प्रचार में जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों के लिए 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा के लिए 301 और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण और मणिपुर में पहले चरण के लिए आज नाम वापसी का काम पूरा होने के बाद उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के साथ साथ मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया है। सोमवार को पर्चों की जांच की जाएगी। 16 फरवरी तक का नाम वापस लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो गई है। आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के बरेली में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने माफियाओं और अपराधियों को साफ करने का काम किया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर प्रदेश का तेजी से विकास किया जा रहा है, जो विपक्ष नहीं कर सका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में डोर टू डोर कैंपेन किया, साथ ही पोस्टर लेकर प्रचार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने मोदी और योगी के सामने सभी को नकार दिया है। हालात ये हैं कि आज विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं से लेकर कोर्ट तक पर सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान की चारदीवारी को विकास बता रही है, जबकि लोगों ने पिछले 5 साल में प्रदेश को बदलते देखा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव विकास और सुरक्षा देती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज रामपुर में रोड शो के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में ही जनता ने 10 मार्च का फैसला सुना दिया है। हर चरण में इसी तरह जनता वोट डालकर बीजेपी को हटाने का काम करेगी। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में रोड शो कर जनता से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ काम करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ कारनामे वाले लोग हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भारत की विरासत को सुरक्षित रखना चाहती है। जो अपनी जड़ों और विरासत से कट जाता है, उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगा और बीजेपी को जिताने की अपील की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उधम सिंह नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिससे एक नया उत्तराखंड उभर कर सामने आया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल उत्तराखंड के खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगी और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी।
आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 10 गारंटी के साथ पहाड़ी कृषि नीति लाने और यूथ असेंबली के गठन का वादा किया गया है। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री से घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि इसमें उत्तराखंड नवनिर्माण का विजन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्यावरण और रोजगार जैसे वास्तविक मुद्दों से गोवा के लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। गोवा में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मेरा मिशन उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो गोवा के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने मिलकर गोवा पर 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया है। दोबारा चुने जाने पर कर्ज बढ़ जाएगा और साथ ही उन्होंने दल बदल को लेकर भी दोनों पार्टियों को घेरा। गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बड़े बेटे उत्पल पर्रिकर ने कहा कि राज्य में उनके पक्ष में मौन लहर है। वो पणजी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में डिजिटल डोर टू डोर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पंजाब के लोग पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही पार्टी की ओर से पंजाब दा पुत गाना बनाया गया है। गाना लॉन्च भी किया है। और आज की खबर में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों से जुड़ी हुई खबरें और साथ ही जानेंगे यूएस ने कनाडा से प्रदर्शन खत्म करने के लिए क्या सलाह दी। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दरबार शब्द आजादी से पहले के दौर में राजसी सत्ता से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसकी आधुनिक अवधारणा पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, जो लोकतंत्र में सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार 3 मार्च को विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किझाड़ी उत्खनन विस्तार के 8वें चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि साहित्य और शिलालेखों से परे धरती से नीचे इतिहास छिपा है, जिसे जानने के लिए विज्ञान की सहायता ली जाएगी। जम्मू कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध हस्त निर्मित कालीनों की पहचान अब QR कोड के माध्यम से होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए QR कोड आधारित प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे कालीन उद्योग के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना किया है। कोर्ट ने कहा है कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को जुलाई और अगस्त 2021 में जारी उन 3 कोविड-19 रोधी मानक संचालन प्रक्रियाओं से संबंधित सभी फाइल और रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया है, जिनके तहत टीकाकरण नहीं कराने वालों के लिए यात्रा पर रोक लगाई गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को अवैध रेत खनन मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने भूपिंदर सिंह हनी को 4 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा की ओर से कोच सौम्यदीप राय पर मैच फिक्सिंग के लिए दबाव बनाने के आरोपों को सही पाया है। कोर्ट ने भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन को सस्पेंड करते हुए कामकाज के लिए प्रशासक की नियुक्ति का आदेश भी दिया है। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप राय को दोषी ठहराया है। साथ ही टेबल टेनिस फेडरेशन को भी इसका आरोपी माना है। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने सौम्यदीप पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने मनिका से ओलंपिक क्वालिफायर में मैच फिक्सिंग कराने को कहा था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की जांच शुरू की थी।
श्रीलंका की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए मानवरोधी बारूदी सुरंगों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने वाले एक कानून को मंजूरी दे दी। श्रीलंका ने संधि को 5 साल पहले स्वीकार किया था। विधेयक को बिना मतदान के ही पारित कर दिया गया था। 1997 में हुई ओटावा संधि में श्रीलंका वर्ष 2017 में शामिल हुआ था, जो मानवरोधी बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की कूटनीति की पृष्ठभूमि में मॉस्को की तरफ से बेलारूस भेजे गए हजारों सैनिक सैन्य अभ्यास में जुटे हैं। इस बीच नाटो के और सुरक्षा बल अपने सहयोगी देश यूक्रेन की पूर्वी सीमाओं की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि ब्रिटेन ने पूर्वी यूरोप में मानवीय संकट की आशंका के मद्देनजर 1000 सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। रूस ने यूक्रेन सीमा के समीप 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को जमा कर लिया है, लेकिन साथ ही कहा है कि उसकी हमले की कोई योजना नहीं है। वो पश्चिम देशों से ये गारंटी चाहता है कि वो नाटो, यूक्रेन और पूर्व सोवियत संघ के दूसरे देशों को इस पश्चिमी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने नहीं देगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी चेतावनी दोहराते हुए कहा कि अगर कोई अमेरिकी अब भी यूक्रेन में मौजूद है तो वो जल्द से जल्द देश छोड़ दे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन के समीप रूस के सैन्य जमावड़े से हाल फिलहाल में यूरोपीय सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अनुरोध किया है कि वो देश में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन को खत्म करने के लिए अपनी संघीय शक्तियों का इस्तेमाल करें। प्रदर्शन के कारण सीमा के दोनों ओर ऑटो संयंत्र अपना उत्पादन बंद करने या कम करने को विवश हो गए हैं। कनाडा में लगातार चौथे दिन सैकड़ों ट्रक चालक अपने वाहन के साथ प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं और उन्होंने ओंटारियो में विंडसर के अमेरिकी शहर डेट्रॉइट से जोड़ने वाले एम्बेसडर ब्रिज को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच ऑटो पार्ट्स और दूसरे उत्पादों का आयात निर्यात बाधित हो गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक समर्पित राष्ट्रवादी, विवेकशील विचारक और निस्वार्थ सेवा के आदर्श के प्रतीक थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानवता और अंत्योदय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन ने अनेक लोगों को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पंडित उपाध्याय का पूरा जीवन संवर्जन हिताय संवर्जन सुखाय के लिए समर्पित था। उनके दर्शन ने न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान सुझाया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कल से खुल रहे मुगल गार्डन की तस्वीरों के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।